हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक का डिस्कशन करेंगे, जो यूपीएसआई तथा यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को देखते हुए यहाँ पर इसका डिस्कशन प्रारंभ किया जा रहा है। चलो ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, अनुच्छेद 1 का हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि संघ तथा राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब इस वर्ड को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, संघ तथा राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में बताया गया कि संघ कौन है और राज्य क्षेत्र इसका क्या है। ठीक, अब चलो बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे जो संघ है उसका नाम क्या है। तो नाम की जब बात आती है तो भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो वहाँ पर डिसाइड किया गया कि भाई इसका नाम क्या रखा जाए अपने ये अखंड भूभाग का। तो वहाँ पर डिसाइड हुआ कि संविधान में भारत रखा जाए, कुछ लोगों ने कहा कि इंडिया रखा जाए। तो ऐसी स्थिति में संविधान सभा ने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, यहाँ भारत तथा इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। तो वहाँ पर लिखा गया भारत अर्थात इंडिया, जो क्या है भारत है वही इंडिया भी है। ठीक, अब हमारे संघ का नाम डिसाइड हो गया। ये हमारे संघ का क्या नाम है, भारत भी है और इंडिया भी है। यहाँ भारत का तात्पर्य है पुरानी परंपरा, संस्कृति, सभ्यता आदि को बढ़ाने का काम जो करेगा वो भारत करेगा। इंडिया अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए जाना जाएगा। अब यहाँ पर दोनों नामों का उल्लेख हो गया। अब संविधान सभा में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, दोनों चीज़ों को मानने वाले लोगों को सहमत किया गया। उसके बाद कहा गया कि भाई नाम तो डिसाइड हो गया, अब क्या बन जाए हमारा, ये संघ बना दिया गया। संघ कैसा होगा, जहाँ पर राज्यों को सम्मिलित किया जाएगा, न कि राज्यों के साथ समझौता करके राज्य की स्वयं ही एक संघ बनाएंगे। यहाँ क्या किया जाएगा, राज्यों को इस भूभाग में सम्मिलित किया जाएगा, इस प्रकार का संघ बनाया जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं यूनियन। यूनियन क्या होती है, संघ होती है, और फेडरेशन वो भी संघ होती है। फेडरेशन का तात्पर्य होता है जहाँ पर क्या करते हैं, छोटे छोटे समूह आपस में मिलकर एक समझौता करते हैं और एक संघ बना लेते हैं, और उसमें वहाँ पर क्या होती है, शक्तियाँ सबके पास बराबर बराबर होती हैं। बट यहाँ पर जो इंडिया में संघ का तात्पर्य है, यहाँ यूनियन का तात्पर्य है। यहाँ यूनियन से तात्पर्य है कि राज्य तो होंगे, राज्यों का संघ होगा, लेकिन इसका एक स्वामित्व भी होगा, स्वामित्वकर्ता जिसके पास सारा पावर होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार। तो राज्यों को केंद्र क्या करेगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और वहाँ फेडरेशन में क्या होता है, सभी के पास इक्वल पावर होती है। बट यहाँ पर सेंट्रल के पास मैक्सिमम पावर होती है। सेंट्रल क्या करता है, स्टेट को पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक, अब इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद कहा गया भारत के क्षेत्र में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश व केंद्र शासित क्षेत्र होंगे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, डिसाइड करेगी कि किसको पूर्ण राज्य का दर्जा देना है, किसको अर्ध राज्य का दर्जा देना है, किसे केंद्र शासित प्रदेश रखना है। ये अपनी किसके आधार पर, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ध्यान देगी। जैसे कोई एरिया है वो क्या है, वेल डेवलप्ड है, वहाँ पर सरकार चलाने की योग्यता है, लोगों में कैपेबिलिटी है, संसाधन उपलब्ध हैं। तो ये सारी चीज़ें जब वहाँ पर उपलब्ध है तो उसको हम राज्य का दर्जा दे देंगे। अब जहाँ पर क्या है, केंद्र और राज्य दोनों का हस्तक्षेप जरूरी है, उसको हम क्या कर देंगे, केंद्र शासित प्रदेश कह देंगे। जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, यहाँ पर विधानसभा तो है बट इंटरफेयर किसका रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। तो यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं अर्ध राज्य है। और तीसरा होता है केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पर पूर्णतया क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर होती है। वहाँ पर एलजी के थ्रू या एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के थ्रू शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। अब बात समझ में आ गई होगी अनुच्छेद 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अनुच्छेद 2 पर। ठीक है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है भाई, नए राज्यों का संघ में विलय
जो भारत के भाग नहीं हैं। जब भारत की आज़ादी मिली, संविधान का निर्माण चल रहा था, उसमें हमारे यहाँ देखा जाए तो देशी रियासतें लगभग कितनी थी, 550 से ज़्यादा थी। तो उस समय देखा गया कि भाई इन रियासतों का विलय करना है या इनको संघ में शामिल करना है, इनको किन आधार पर किया जाएगा, सबकी अलग अलग डिमांड थी। तब संसद ने क्या किया, संसद ने एक विधि बनाया, एक कानून बनाया, एक नियम बनाया। कहा कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है, ऐसे नियमों और शर्तों पर कर सकती है जो वह उचित समझे। कह रहा है कि संसद नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, उस कानून के थ्रू जो नए राज्य हैं, जो भारतीय सीमा से लगे हुए हैं, उनको अपने भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है। लेकिन उसके लिए कुछ नियम होंगे, कुछ कानून होगा, कुछ शर्त होगी। अगर उन नियम, कानून और शर्त को वो बाहर के नए राज्य फुलफिल करेंगे, उसको मानने के लिए तैयार होंगे, तब हम उनको अपने संघ में सम्मिलित कर लेंगे, संघ के अंदर विलय कर लेंगे। ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 2 में बात ये भी कही गई कि संसद कानून पारित करके किसी नए केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना नहीं कर सकती। अर्थात संसद में कोई बिल आए, कोई विधेयक आए, उसको साधारण बहुमत से उसने पास किया, उसके तहत नए भूभाग को, नए क्षेत्रों को शामिल तो कर सकती है, नए राज्यों का विलय कर सकती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना सकती है। केंद्र शासित प्रदेश अगर उसको बनाना है तो संविधान में संशोधन करने के बाद ही वो केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक, चलो नेक्स्ट है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 कहता है कि भाई नए राज्यों का गठन। अब यहाँ आर्टिकल 2 में भी कहा गया नए राज्यों का गठन, आर्टिकल 3 में भी नए राज्यों का। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का गठन उस आधार पर होगा जो भारतीय भूभाग की सीमा से बाहर हैं, जिस पे भारतीय भूभाग का अपना प्रभाव नहीं है, जिस पे अपना प्रशासन संचालित नहीं हो रहा है, जिनका अलग अपना भूभाग है, उनको अगर सम्मिलित करना है। जैसे अगर नेपाल चाहे सम्मिलित करना तो आर्टिकल 2 के तहत आएगा, बांग्लादेश का है वो आर्टिकल 2 के तहत आएगा, श्रीलंका चाहे तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो इस तरह के अगर भूभाग हमारे भारतीय सीमा के अंतर्गत आना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या करना होगा, आर्टिकल 2 का यूज करके उनको सम्मिलित कर लिया जाएगा। बट आर्टिकल 3 का तात्पर्य है नए राज्यों का गठन होगा। कहाँ? वो भारतीय भूभाग जो हमारा इंडियन है, इंडियन टेरिटरी है, उसके अंदर अगर हमें नए राज्य बनाना है या उनकी सीमा को बढ़ाना है या उनकी सीमा को कम करना है या किसी राज्य को तोड़कर 2 नए राज्य बनाना है, अगर इस तरह की प्रक्रिया करनी है तो संसद क्या करेगी, एक बिल लेके आएगी। वो भी क्या करेगी, सबसे पहले राष्ट्रपति को सूचना देगी, राष्ट्रपति सहमति दे देगा, उसके बाद संसद में बिल आएगा। संसद में बिल साधारण बहुमत से पास करके नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। या राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है तो भी अनुच्छेद 3 का ही पालन किया जाएगा। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति बनती है तो ऐसी परिस्थिति में संसद विधेयक तो लाएगी। उसके पहले राष्ट्रपति क्या करेगा, उस राज्य से संसद को बोलेगा कि आप क्या करिए, वहाँ से अनुमोदन प्राप्त करिए कि वहाँ की विधानसभा चाहती है कि नहीं चाहती है नए राज्यों का गठन या नए राज्य का निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन या राज्य की सीमा में विस्तार या कमी। तो वहाँ की विधानसभा से अगर बिल साधारण बहुमत से वहाँ के विशेष बहुमत से वहाँ से बिल पास होती है, संसद में आ जाती है, संसद साधारण बहुमत से बिल पास करके यहाँ पर क्या कर देगी, नए राज्यों का गठन, सीमा में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन आसानी से कर सकती है। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 3। अब बात समझ में आ गई। अनुच्छेद में सीधा मान लो अगर राज्य भारतीय सीमा के अंदर किसी भी नए राज्य का गठन करना है तो अनुच्छेद 3 है। अगर भारतीय सीमा के बाहर किसी नए राज्यों का विलय करना है तो वो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 2 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी विधि संसद बनाती है वो क्या होगा, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात कहने का है कि अगर
अनुच्छेद 3 और 4 का अनुच्छेद 2 और 3 का संसद अनुपालन करते हुए कोई विधि या कानून बनाती है तो सीधा सीधा अनुच्छेद 4 के अंतर्गत अधिकार के अंतर्गत आएगा, ना कि संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सीधा कह दिया गया है, क्योंकि संविधान में संशोधन करने के लिए कभी कभी हमें संसद में समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत सी समस्याओं को झेलना पड़ता है, बहुत सी समस्याओं को उठाना पड़ता है। इसलिए कभी नए राज्यों का गठन करना है या उसकी सीमा बढ़ानी है या राज्य का नाम परिवर्तित करना है, तो इन सब छोटे छोटे कामों के लिए हमें संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए अनुच्छेद 4 में साफ शब्दों में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया। ठीक है, इस तरह से अनुच्छेद 1 से 4 तक लेकर के बात डिस्कस हो गई। अब बात आती है कि भाई राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए। तो भाई सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार क्या करती है, एक आयोग का गठन करती है, जिस आयोग का नाम था दर कमीशन, दर आयोग। इसके चेयरमैन थे एस.के. दर। इनकी अध्यक्षता में जून 1948 में एक आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने, एस.के. दर की अध्यक्षता में इस आयोग ने दिसंबर 1948 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि राज्यों का जो गठन होना चाहिए वो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए, ना कि क्षेत्रीय भाषा के अनुसार, क्षेत्रीय संस्कृति के अनुसार, भौगोलिक स्थिति के अनुसार। इन सारी स्थितियों को दरकिनार करते हुए उसने कहा कि अगर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया राज्यों का गठन, तो राज्यों का विकास के साथ साथ संपूर्ण देश का विकास होगा, संपूर्ण देश में विकास की लहर दौड़ेगी, संपूर्ण देश आगे प्रगति के मार्ग पर बढ़ेगा। परंतु इसी के साथ साथ जेवीपी कमेटी भी काम कर रही थी, 1948 में ही वो भी गठित हो गई थी। ठीक है, तो उसका कहने का तात्पर्य यह था कि राज्यों का जो गठन होगा वो किसी भी प्रकार से भाषाई आधार पर नहीं किया जाएगा। तब इसके विरोध में आंध्र प्रदेश से कांग्रेस के ही लीडर क्या करते हैं, विरोध प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि हंगामा खड़ा कर देते हैं। पूरे प्रदेश में विरोध शुरू हो जाता है गवर्नमेंट का कि हमें भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। पूरे प्रदेश में राज्य के आधार पर भाषा की मांग को बढ़ा देते हैं। कौन बढ़ाता है, किसने नेतृत्व किया, पोटी श्री रामल्लू। पोटी श्री रामल्लू कांग्रेस के ही पर्सन थे, कांग्रेस के ही लीडर थे। उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य की मांग जो है उसको और तेज़ बढ़ा दी। उन्होंने कहा हमें मद्रास से अलग करके हमें एक नया राज्य चाहिए। किस आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर। यह आंदोलन अक्टूबर 1953 तक चला। तो 1953 में उन्होंने अक्टूबर माह के पहले ही सितंबर माह में भूख हड़ताल पर चले गए और 56 दिन तक भूख हड़ताल पर थे। भूख हड़ताल पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद आंदोलन और तेज हो जाता है। उस आंदोलन को शांत करने के लिए अक्टूबर 1953 में ही सरकार यह घोषणा करती है कि आंध्र प्रदेश का गठन जो है भाषा के आधार पर किया जाएगा। तत्पश्चात उस आंदोलन को रोका गया और उसके बाद एक और आयोग का गठन किया गया, जिस आयोग का नाम है फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन का गठन 1953 दिसंबर 1953 में किया गया। इसमें 3 मेंबर थे। फजल अली जो थे चेयरमैन थे और 2 मेंबर थे के.एम. पडिक्कर, एच.एन. खुजरू। इन 3 लोगों ने सर्वे किया। सर्वे में यह पाया कि हम क्या करते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना करके एक भूभाग जो बहुत बड़ी जनसंख्या है वहाँ पर निवास करती है और किसी एक भाषा को ही प्रिफर करती है, इस आधार पर साथ ही साथ प्रशासनिक सुविधा, यूनिटी, सिक्योरिटी, इक्वलिटी, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। इन्होंने क्या किया, 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और ये अपना रिकमेंडेशन दिया।
तो रिकमेंडेशन में इन्होंने और चीज़ें जोड़ी कि लिंग्विस्टिक मतलब भाषा तथा संस्कृति को बनाए रखने के लिए और आर्थिक प्रशासनिक सुविधा के आधार पर तथा जब वहाँ पर प्लान कोई इम्प्लीमेंट हो, वेलफेयर स्कीम चले, तो वहाँ पर लोगों का कल्याण हो, साथ ही साथ राज्य और केंद्र का भी उद्धार हो, प्रगति हो। इस आधार पर ही राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करना चाहिए, अन्यथा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही भाषा का गठन किया जाना चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो भारतीय संविधान के भाग ए में भाग 1 से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उनका डिस्कशन हो गया। अब यहाँ से बात आ जाए कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा। तो मान लीजिए जिस टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हो उस टाइम तो देखा जाता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कमेटी जैसे दर कमीशन, जेवीपी कमेटी या फजल अली कमेटी, यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि फजल अली ने क्या रिकमेंडेशन दिया था और दर कमीशन ने की क्या रिकमेंडेशन थी, जेवीपी में मेंबर कौन था। तो आपको जेवीपी का मेंबर बता देते हैं। जेवीपी कमेटी के मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये जेवीपी के मेंबर थे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और आर्टिकल 3 से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे जम्मू कश्मीर को विभाजित करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, तो वहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज हुआ था। तो वहाँ पर अब भाई इंटरनल की बात है तो इंटरनल में कौन से आर्टिकल आ जाएगा, आर्टिकल 3 का यूज हो जाएगा। जैसे उत्तराखंड का निर्माण हुआ तो आर्टिकल 3 के थ्रू, झारखंड का बिहार से कट के झारखंड बना तो आर्टिकल 3, और यूपी से उत्तराखंड बना तो आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 बोल दिया था तो उसके लिए सॉरी आर्टिकल 3 होगा। और जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना तो वहाँ पर आर्टिकल 3। तो इन चीज़ों को देखते हुए ही क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, तो अब आपको इस तरह की चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।